हेलो एवरीवन। तो वेलकम है आपका निश्चय एकेडमी के एक और वीडियो के अंदर। आज स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस के बारे में। ठीक है, तो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस तो हम पढ़ते ही रहेंगे। बेसिकली हमें जो सीखना है वो ये सीखना है कि ये जो हम इतना कुछ सीख रहे हैं, है ना। बच्चे मेरे से अक्सर पूछते हैं कि सर ये जो हम पढ़ रहे हैं हमारे क्या काम आने वाला है। अरे भाई, दो तीन चीजें हैं इसको समझने के लिए। पहली चीज क्या है कि नॉलेज तो नॉलेज है ना। आपने आप क्या करते हो? आप क्रिकेट देखते हो, आप फुटबॉल देखते हो, आप बॉलीवुड देखते हो, है ना। आप वहां पर रहने वाले लोगों के लिए या जो भी वो खेल रहे हैं या जो भी वो परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, उनके बारे में पूरी नॉलेज लेना चाहते हो। ठीक है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो आपके किसी बेनिफिट का है ना, या आपके लाइफ में कहीं पर वो काम आएगा। लेकिन जब हम अपने आप को देखो, अब हम ये जो सीरीज है वो कर रहे हैं किसके लिए? क्लास ट्वेल्थ के लिए। ट्वेल्थ पास होगे और आप जाओगे अगली क्लासेस के अंदर, आप कॉलेजेस में एंटर करोगे, है ना। तो मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो क्या कहते हैं कि सर ऐसा है, जब हम कॉलेज में ना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर रहे थे, है ना, तब हमें समझ में आया कि हमने 11 ट्वेल्थ में क्या सीखा था और क्या नहीं सीखा था, है ना। कि जिसको आता है वो हमसे कितना अच्छा है, जिसको नहीं आता है वो हमसे कितना बेकार है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ना फ्यूचर रिलेटेड है। बेसिकली आप क्या करना चाहते हैं अभी, जैसे सपोज करो कि आप किसी भी, देखो सपोज करो आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हो और आप एक पर्टिकुलर जॉब के लिए असाइन कर दिए जाते। जब आप उसके लिए असाइन कर दिए जाते हो तो उसके बाद में आपको एक लिमिटेड काम करना होता है। मैं आपको बहुत सारी चीजें समझाता हूँ, हर चीजें ना आपस में एसोसिएटेड होती हैं। एसोसिएटेड कैसे? जैसे सपोज करो आप एक मेडिकल के स्टूडेंट, है ना। अगर आपको वहां पर कुछ भी काम करना होगा, ठीक है, फ्यूचर के अंदर, तो आपको क्या करना होगा? आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। वो इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज आपको फिजिक्स से मिलेगी। से फॉर एग्जांपल एक चीज की बात, इवन इफ अगर आप, मैं तो बहुत ही वेग एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर मान लो सपोज करो आपको किसी को वोट करना है, ठीक है, तो वोट करने के लिए आपको थोड़ी सी पॉलिटिक्स में भी नॉलेज होनी चाहिए कि मुझे किसको वोट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, है ना। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें कलेक्टिवली आपको बेनिफिट करती हैं जब आप अ, अपनी लाइफ में आगे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के अंदर आगे बढ़ते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे वो प्रोफेशनल। ठीक है, तो मैं आपको बड़ा सिंपल इतना छोटा सा लेक्चर जो आपको मैंने दिया, ठीक है, मेरा कहने का यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि एक्चुअली में हमें ये नहीं सोचना है कि ये हमारे क्या काम आने। हम अगर सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ते रहेंगे तो बात बनेगी भी नहीं, आप कभी सीखने की कोशिश ही नहीं करो। ठीक है, कोविड के टाइम पे आप लोगों ने नोटिस किया होगा या आसपास भी देखा होगा, ठीक है, कि कोई भी सीरियसली पढ़ नहीं रहा था, है ना। आप बस स्कूल के लेक्चर्स अटेंड कर रहे थे, आप सिर्फ अपने ट्यूशंस के अपने लेक्चर्स अटेंड कर रहे थे, है ना। एग्जाम आ रहा था तो आपके दिमाग में ये था यार ऑनलाइन एग्जाम होने क्या होगा, कहीं से भी चीटिंग करके कर। बट आप ये सोच के देखो, क्या उसका आपको कोई बेनिफिट होने वाला है? क्या आप उससे लाइफ में कुछ अचीव करने वाले हो? ठीक है, आपकी अचीवमेंट्स आपकी नॉलेज के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे एक बड़ी सिंपल सी चीज आपको जो याद रखनी है वो ये है कि हमारा माइंड तैयार किया जा रहा है किस चीज के लिए? कि हम कुछ भी सीख सकें। ठीक है, अ, ये जरूरी नहीं है, अब मैं जैसे फिजिक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, ठीक, कुछ एक चीजों को लेके, तो मेरे कहने का मतलब है आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं, क्या आपको वो डायरेक्टली किसी भी चीज में बेनिफिट दे रही हैं? नहीं दे रही हैं। ठीक है, बट इनडायरेक्टली बहुत जगह दे, आपको लोगों को, आपको चीजों को ऑब्जर्व करने की
हैबिट आ जाती है, आप ये समझ सकते हो कि हमें किस तरह से अपनी लाइफ में चीज़ों को इन्वॉल्व करना है, किस चीज़ को इन्वॉल्व करना है, किसको नहीं करना है। ये थॉट प्रोसेस जो है वो डेवलप की जाती है यहाँ स्टडीज़ के थ्रू ही। देखो मैं एक ना बड़ा सिंपल सा एग्जांपल अपने बच्चों को देता हूँ। वो एग्जांपल ये है कि आप कोई भी बुक उठा लो, एनसीईआरटी की एक बुक और उसका फर्स्ट पेज खोल लो, फर्स्ट सेकंड पेज, जहाँ पर वो बहुत सारे लोगों के नाम लिखे होते हैं, ठीक है? और एक आप नॉर्मल बुक भी कोई भी लेते हो, मान लो सपोज करो कोई भी बुक है, ठीक है? उसका एक ऑथर हो। ऑथर क्या डिजाइन कर रहा है? सिलेबस डिजाइन कर रहा है कि जो सिलेबस है वो आपको डिजाइन करके, लेकिन जो भी चीज उन बहुत सारे लोगों ने मिलके एनसीईआरटी में लिखी, वो क्या सोच के लिखी? वो उनमें से बहुत सारे लोग उस सब्जेक्ट के मास्टर हो सकते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ ऐसे हो सकते हैं कि जो सिर्फ ये कर रहे हैं कि इस लेवल पे, इस एज पे किसी भी बच्चे का आईक्यू लेवल कितना है, वो कितना सीख सकता है, कितना उसके अंदर जा सकता है, कितना वो एब्जॉर्ब कर सकता है, कितना उसके काम आ सकता है, ठीक है? तो वो सब लोग, जो इतने सारे लोग मिलके एक छोटी सी किताब को लिख रहे हैं, इसका मतलब उसके पीछे कुछ तो पॉइंट्स हैं, ठीक है? कुछ तो चीजें हैं, है ना? यही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि प्लीज आप जब भी पढ़ाई करें ये सोच के पढ़ाई ना करें कि हमें एग्जाम में मार्क्स लेने, ठीक है? देखो एक बात तो सही है कि जब आप कोई भी काम कर रहे हैं उसका जो आउटपुट होता है वो मैटर करता है ना? अगर आपके 100 में से 98 आ जाएंगे तो आपके पेट में दर्द होने वाला नहीं है, ठीक है? ना आपके घर वाले ना खुश होने वाले हैं, ना उससे आपको कुछ, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो कुछ बूस्ट ही होने वाला है, ठीक है? तो प्लीज जब भी आप पढ़ाई करें बड़ा सोच समझ के पढ़ाई करें, ये सोच के कि ये चीज तो हम पढ़ रहे हैं आज नहीं तो कल कहीं ना किसी फॉर्मेट में हमारे काम आने वाली है, और 100% काम आएगी। ये आज आप आज रियलाइज नहीं करोगे, शायद 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद कहीं ना कहीं पर आप उस चीज को रियलाइज करो, ठीक है? बस आ, ये करते हैं, ये समझते हैं, ये थोड़ी सी बातें जो आपको मोटिवेट करने के लिए मुझे चाहिए होती है वो मैंने बता दी है। आप लोगों को लग रहा होगा फिजिक्स के सर है, सारा टाइम सीरियस रहते हैं, कभी बच्चों से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, तो मैंने सोचा यार थोड़ा बहुत बच्चों से इंटरेक्ट भी करना चाहिए, क्योंकि मेरी एक प्रॉब्लम यह है कि जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ ना, तो उसके बाद में फिर मुझे फिर वही समझ में आता है, फिर मुझसे फालतू की बातें होती नहीं है ना? मैंने देखा बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, तो पता नहीं क्या बीच में लेक्चर के दौरान बोलते रहते हैं। मैंने उनके कमेंट्स पढ़े तो उसमें देखा कि सर तो बड़ा एंटरटेन करते हैं। भाई आई एम नॉट हियर टू एंटरटेन, मैं आपको एंटरटेनमेंट के लिए तो बहुत सारे हैं, कपिल शर्मा देखो आप, ठीक है? एंटरटेनमेंट के लिए आप यूट्यूब पे बहुत सारी और चीजें भी देख सकते हो, पर अगर पढ़ना है तो मेरे पास आ जाओ, ठीक है? तो पढ़ोगे और समझोगे, ठीक है? तो मजा आएगा और आप चीजों को अच्छी तरह से ग्रास्प कर पाओगे, क्योंकि आपका एक मोटिव है कि मुझे सीखना है, ठीक है? ऑल राइट बच्चों, स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर विच इज डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, ठीक है? ज्यादातर थ्योरेटिकल चीजें हैं इसके अंदर, हमें इसके अंदर जो है वो पढ़ना है बेसिकली दो चीजें, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है और दूसरा हमें जो पढ़ना है वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में, ठीक है? ये दो चीजें इसके अंदर सीखेंगे। और फिर से मैंने वेव ऑप्टिक के जैसे स्टार्टिंग में बताया था, ऑप्टिक्स के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि भाई ऐसा है, सीधी सी बात है, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड है ना? मैंने देखा बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पे ये बता रहे हैं कि जो रे ऑप्टिक्स है वो पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है। प्लीज भाई साहब, वो उस पे ऊपर बेस्ड नहीं है, ठीक है? पार्टिकल नेचर पे बेस्ड जो फिनोमिना है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है? रे ऑप्टिक्स नाम बता रहा है, वो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट पे बेस्ड है, ठीक है? तो ये सब चीजें, भाई कुछ तो फायदा होगा इन सफेद बालों का, 30 साल से पढ़ा रहा हूं तो कुछ तो समझ में आएगा, है ना? तो कुछ तो एडिशनल आपको मिलना ही चाहिए इस केस में। आप देखो और एंजॉय करो, ठीक है? एंजॉय करो फिजिक्स को, एंजॉय करो एजुकेशन को, एंजॉय करो लर्निंग को,
ठीक है, मेरा मोटिव सिर्फ इतना सा है कि जो लोग डायरेक्टली, है ना, कहीं पर जाके नहीं सीख सकते हैं, या फिर जो लोग मिस कर गए हैं कुछ चीजों को, वो प्लीज मेरे पास आएंगे और मुझसे सीखेंगे। ठीक है, राइट बच्चों, स्टार्ट करते हैं फिर उसके बाद में डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। राइट स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर्स एंड रेडिएशन। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था सबसे पहले हमने जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड ले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। इसमें सबसे पहले हमें चाहिए एक टर्म जिसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन। देखो मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से स्लाइड्स बनाई है ये सारी की सारी। ठीक है, तो जरा अच्छे से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, जिससे कि आपको क्या पता लगता रहे कि हमने क्या पढ़ा है। आप उसको नोट कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। जब तक लिखोगे नहीं तब तक कुछ समझ। इस स्लाइड को बहुत डिटेल में समझेंगे, क्या क्या वो हम देखते हैं। तो क्या समझना है भाई? सबसे पहले हमें सबसे पहले समझना है वर्क फंक्शन क्या है। वर्क फंक्शन देखो, किसी भी मेटल का एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है एनर्जी की, कि अगर उतनी एनर्जी उस मेटल सरफेस पे हम फॉल कर दें, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो वहां से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर। ठीक है, यानी कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ अ मेटल टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ठीक है, इसको हम आई नॉट या फिर डब्ल्यू नॉट से शो करते है ना, कि हमने एक मेटल सरफेस है, उसमें से किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो मेटल को जितनी एनर्जी चाहिए उसको बाहर निकालने के लिए वो उसका वर्क फंक्शन। ऑब्वियसली अलग अलग मेटल है, ठीक है, तो अलग अलग वर्क फंक्शन होगा। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि वर्क फंक्शन ऑफ डिफरेंट मेटल्स आर डिफरेंट। ठीक है, वर्क फंक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। मैं अगले स्लाइड में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से अलग अलग मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। वर्क फंक्शन हम लोग मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ठीक है, क्या यूनिट यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ लेना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और वोल्ट यानी कि चार्ज एंड पोटेंशियल। चार्ज और पोटेंशियल को देते हो, मल्टीप्लाई करते हो तो आता है वर्क डन। वर्क डन किसके इक्वल होता है? काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी के इक्वल होता है। तो 1 electron volt is the amount of kinetic energy gained by an electron when it is accelerated through a potential difference of 1 volt। मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया और उस इलेक्ट्रॉन के अक्रॉस हमने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो उसके बाद में वो जितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा दैट इज इट्स वर्क फंक्शन, और दैट इज सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन। राइट, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन विल बी वर्क डन बाय द अप्लाइड फील्ड, और विच इज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ई इंटू 1 वी। ई की वैल्यू आपको पता ही है। ठीक है, और विच कम्स आउट टू बी हाउ मच? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर होगी बात? ऑल राइट, तो मैं आपको जैसे बता रहा था कि अभी हम चेक कर सकते हैं कि डिफरेंट मेटल्स का जो वर्क फंक्शन है वो क्या होता है। देखते हैं जरा। तो दिस स्लाइड शोज यू सम एग्जांपल्स ऑफ द वर्क फंक्शन ऑफ डिफरेंट मेटल्स। ठीक है, जिसमें मैंने दे रखा है, जैसे ये हमारे पास अगर सीजियम का दें तो 2.14 है, सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, जो सबसे कम होता है। और सबसे ज्यादा होता है किसका? प्लैटिनम का, विच इज 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरह से आप देख सकते हो पोटेशियम का 2.30, लिथियम का 2.5, सोडियम का 2.75, है ना, कैल्शियम का 3.2 एंड सो ऑन। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको सिर्फ ये वहां पर बताया जा रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स का जो वर्क फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि उनकी नेचर अलग है, क्योंकि
उनको अपने सरफेस से किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अलग अलग एनर्जीज की जरूरत होती है, सबको बराबर नहीं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए वर्क फंक्शन ऑफ सम मेटल्स। ठीक है, ऑल राइट। तो अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या चीज होती है और कैसे किया जा सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एमिशन का देखो बेसिकली मीनिंग क्या हो गया। इलेक्ट्रॉन एमिशन का मतलब कि हमें किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाना है। ठीक है, और वो एमिशन करवाने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके यूज करना। ठीक है, तो जो फिनोमिना है, ठीक है, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक है, कि फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस when certain minimum energy is supplied to given electron or given metals। ऑब्वियसली हमें कम से कम कितनी एनर्जीज देनी पड़ेगी, वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि वर्क फंक्शन तो यही कह रहा था कि मेटल को इतनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए। क्लियर होगी बात। अब हम एनर्जी कैसे देते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉन एमिशन के टाइप्स जो है वो हम लोग डिसाइड करते या कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आ गया आपके पास थर्मियोनिक एमिशन, जहां पर भी थर्म वर्ड आ जाता है मतलब वी आर रिलेटिंग इट टू द हीट, राइट। तो व्हेन वी आर सप्लाइंग द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट टू अ मेटल, जब हम किसी भी मेटल सरफेस को हीट के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करते हैं तो उस केस में इलेक्ट्रॉन एमिशन हो जाता है। तो हम क्या बोलते हैं, हमने क्या किया, थर्मियोनिक एमिशन किया। ठीक है, तो थर्मियोनिक एमिशन में जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, थर्म आयन। ठीक है, या फिर दूसरा नाम हो सकता है थर्मो इलेक्ट्रॉन, राइट। दो नाम इसके यहां पर हो सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन वहां पर एमिट। ठीक है, अब थर्मियोनिक एमिशन एक पॉपुलर तरीका नहीं है एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन एमिट करने का, क्योंकि बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत हीट की जरूरत होगी। ठीक है, जिसको हैंडल करना मुश्किल होता है। ठीक, दूसरे टाइप का एमिशन जो होता है सेकेंडरी एमिशन, नाम से पता है सेकेंडरी मतलब, है ना, दूसरा वाला। मतलब क्या हो गया, हमने क्या किया कि एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को स्ट्राइक करेगा, ठीक है, और वहां से इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा। अब आप एक इलेक्ट्रॉन को ही फॉल करा रहे हो, इलेक्ट्रॉन को ही एमिट कर रहे हो, इसलिए इसको सेकेंडरी एमिशन कहते हैं। अब फिर से देखो, ये भी बहुत ज्यादा काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में सेकेंडरी एमिशन में क्या होगा, सेकेंडरी एमिशन में आपके पास एक बेनिफिट तो जरूर हो सकता है कि आप मेटल को आयनाइज कर रहे हो, अदरवाइज तो आपको एक इलेक्ट्रॉन दिया और एक ही आपको मिल गया, तो उससे आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सेकेंडरी एमिशन एक तरीका जरूर है इलेक्ट्रॉन को एमिट करने का, बट ये भी एक बहुत अच्छा तरीका नहीं है जो कि बेनिफिशियल। ठीक है, नेक्स्ट होता है जी फील्ड एमिशन। फील्ड मतलब यहां से फील्ड कौन सी, फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखेंगे। फील्ड कौन सी है, फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसी भी मेटल सरफेस पे, ठीक है, बहुत हाई वैल्यू की, जो कितना है 10 रेज टू पावर 3, ये 10 रेज टू पावर 3 है, से लेके 10 रेज टू पावर 5 वोल्ट पर मीटर पे। ठीक है, तो क्या होता है, तो वो काफी होती है किसी भी मेटल के वर्क फंक्शन को ओवरकम करने के लिए और वहां से इलेक्ट्रॉन को एमिट कर। ठीक है, यहां पर बहुत हाई अमाउंट ऑफ जो फील्ड है वो हम अप्लाई कर, ये बहुत बड़ी फील्ड होती है। तो ये भी एक डेंजरस मेथड है जो हम यहां पर करते हैं। देखो समझना बड़ा सिंपल है एक्चुअली में, अभी हम कर रहे हैं कैसे किया जा सकता, बट क्या एफिशिएंट है वो एक अलग चीज। तो हम एफिशिएंट की बात करेंगे तो यहां पर आ जाएंगे विच इज फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में हम लोग रेडिएशंस यूज कर रहे हैं, हम लाइट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइट रेडिएशंस यूज कर रहे हैं जो कि ना तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती हैं, ना ही बहुत ज्यादा मतलब ऐसा कुछ भी फिनोमिना, ऐसा कुछ भी करती हैं जो कि डेंजरस हो। ठीक है, तो जब हम लाइट रेडिएशंस ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है,
हम किसी भी मेटल सरफेस पे फॉल करवाते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स वहां से एमिट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। तो आउट ऑफ दीज 3-4 methods, the best method to eject electrons from a metal surface is photoelectric emission। ठीक है, तो अब इसके बाद में हम बहुत देर तक बात करेंगे किसकी? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में। राइट, ऑलराइट बच्चों, बात करेंगे अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, तो जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो बेसिकली एक मेथड है जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को फॉल करवाते हैं किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर। ठीक है, जिनकी एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि उसके वर्क फंक्शन को ओवरकम कर सके। ठीक है, तो उस केस में वहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होता है और इस चीज को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, द फिनोमेना ऑफ एमिशन of electrons when electromagnetic radiations of sufficiently high energy are allowed to incident on a metal surface। ठीक है, यहां पर when क्या कर लो कि क्या बोलना चाहिए? emission of electrons कर देता हूं। ठीक है, emission of electrons when electromagnetic radiations of sufficiently high energy, obviously this should be greater than the work function। ठीक है, are allowed to incident on it means metal surface। it का मतलब यहां पर क्या हो गया? metals। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। इसको हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते। क्लियर होगी बात? जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं बच्चों उसको बोलते हैं हम क्या? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो गए, अगर हम वहां पर जहां पर वो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं वहां पर कोई भी ऐसी फील्ड क्रिएट कर लें जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव प्लेट की तरफ चलना शुरू कर दे। ठीक है, तो वहां पर क्या बन जाएगा? वहां पर करंट बन जाएगा, क्योंकि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूट करंट। वो करंट जो फोटो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है वो बनाती है उसको बोलते हैं क्या? फोटो इलेक्ट्रिक। ठीक है, क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक, विच इज वेरी सिंपल, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। ठीक है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted per second constitute what we call photoelectric current। ठीक है जी, ऑल राइट। और वो सब्सटेंसेस, वो मेटल्स जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? फोटो सेंसिटिव सब्सटेंसेस या फोटो इलेक्ट्रिक। ये याद रखें। जैसे कुछ एग्जाम्पल हमने दिए थे, टीजियम है ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम वगैरह वगैरह। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल्स भी आप याद कर सकते हो कि कौन से मेटल्स जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना शो करते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद में अभी हमने पढ़ना है कि एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक। ठीक है, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम एक्सपेरिमेंटली कैसे शो करते हैं। ये एक डायग्राम देखेंगे, इस डायग्राम को मैं अच्छे से आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और देखेंगे कि क्या क्या है इसके अंदर। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, ये एक ग्लास की ट्यूब होती है जिसको, जो कि इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। सबसे पहली चीज क्या है? इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है आपके। ठीक है, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के अंदर हमारे पास दो चीजें समझनी है। एक तो आपको ये ओपनिंग दे रखी है जो कि जिसको हम बोलते हैं क्वार्ट्ज विंडो। ठीक है, एक विंडो दे रखी है। इसका सिंपल काम यह है कि यहां से, ठीक है, यहां से लाइट जो है वो अंदर एंटर करके फॉल करेगी एक मेटालिक प्लेट पे जिसको हम यहां पर कैथोड बनाएंगे, मतलब नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है, और एक प्लेट उसके सामने बना रखी है जो कि एनोड का काम यहां पर कर रही है, यानी कि पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेट। एज सिंपल एज। ठीक है, उसके बाद में सर्किट के अंदर देखो क्या क्या कर रखा है हमने। एक कॉम्यूटेटर बना रखा है जो कि पोटेंशियल डिवाइडर का काम करता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को एडजस्ट करता है बेसिकली। ठीक है, अब क्या होता है
कि अगर हम इसको एक और ढंग से देखें तो हमने क्या कर रखा है कि हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया उसके लिए हमने ये वोल्टमीटर लगा रखा है, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होके एनोड तक पहुंचेंगे और करंट कंस्टिट्यूट करेंगे तो कितना करंट वो लेंगे उसके लिए हमने माइक्रो एम्पियर मीटर लगा रखा है, जो साफ बता रहा है कि करंट जो है वो माइक्रो एम्पियर में आएगा, मतलब 10⁻⁻⁶ एम्पियर के ऑर्डर का करंट उसमें जनरेट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका सेटअप हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। तो अगर हम इसकी वर्किंग को समझें तो क्या होगा, बड़ा सिंपल है, देखो साफ दिखाई भी दे रहा है। अब क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं कि एक्चुअली में यहां से इस सोर्स से लाइट इस मेटल सरफेस पे जो कैथोड है उसके ऊपर फॉल करेगी, जो कि लाइट की एनर्जी इस मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी, जिसके कारण यहां से इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली एमिट होंगे, क्योंकि सामने वाली प्लेट पॉजिटिव प्लेट है। तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे टूवर्ड्स दिस प्लेट, और जब मूव करेंगे तो कंस्टिट्यूट करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। बड़ा सिंपल फिनोमिना, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई क्या, वर्किंग ऑफ मतलब वर्किंग ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, की कैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसके बाद में देखो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से क्या क्या फैक्टर है जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के डिफरेंट चीजें या जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो चीज हम यहां पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसमें देखना है हमें कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ ऑन फोटो इलेक्ट्रिक, ये जो हमारे पास लाइट हम उसके ऊपर फॉल करा रहे हैं उसका, उसकी इंटेंसिटी का क्या रोल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, ठीक है। तो देखो उसके लिए समझते हैं। उसको समझने के लिए देखो क्या करना है हमें कि अगर सपोज करो हमने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ली, फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया एनर्जी, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी हमारे पास न्यू है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू के इक्वल होगी, है ना। और हमने एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया कैथोड और एनोड के बीच में, ठीक है। तो हमने क्या नोटिस किया, देखो क्या नोटिस किया कि कुछ इस तरह से कि अगर हम यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट ले रहे हैं, ठीक है, और इधर जो है वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, दिस इज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, वो इस तरफ ले रहे हैं, तो हमने देखा कि ग्राफ जो आता है वो एक लीनियर ग्राफ आता है। लीनियर ग्राफ से साफ क्लियर हो गया और समझ भी सकते हैं उसको कि एक्चुअली में जब इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस जो है वो बिल्कुल जीरो है तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं हो। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी, इंटेंसिटी का मतलब ज्यादा लाइट हम उसके ऊपर फॉल कराना शुरू करेंगे, वैसे वैसे करंट जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जो वैल्यू है वो बढ़ती चली, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी बात यहां पर जो समझनी है कि जितनी ज्यादा लाइट पर सेकेंड फॉल करेगी उतने ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड एमिट होंगे और उतना ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये पहला इफेक्ट आपको याद रखना है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सेकेंड इफेक्ट जो हम यहां पर करेंगे वो क्या करेंगे, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से आपने समझना है कि इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब क्या है यहां पर, कि किसके पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं। देखो हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट, एक्चुअली में ए और सी। तो अभी अगर हम बात करें कि ए का पोटेंशियल और सी का पोटेंशियल दोनों है इक्वल, बात समझ में आ रही है। अगर ए का पोटेंशियल और सी का पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल अगर हम लेते हैं इक्वल, तो क्या होगा, बहुत अच्छे से समझना इसको, ठीक है। ये क्या कहता है, आपके पास जो लिखा हुआ है वो मैं पहले पढ़ के सुना रहा हूं और उसको फिर समझाने की कोशिश कर, ठीक है। कह रहा है फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये क्या कह रहा है कि फॉर अ गिवन वैल्यू
ठीक है, of intensity and frequency of incident radiations with the increase in positive potential of plate A with respect to C gradually increases the photoelectric current till, ठीक है, a stage is reached when photoelectric current becomes maximum or saturated, that is there will be no increase in the photoelectric current with further increase in the accelerating potential. देखो समझो जरा इस चीज को, मैं यहां पर ऐसे समझाता हूं, इस ग्राफ को दोबारा भी ड्रॉ करूंगा आपके लिए। मैं एक छोटी सी चीज यहां पर समझ, अगर हम ये एक ग्राफ जो है वो ड्रॉ करें, किसके बीच में, यहां पर पोटेंशियल है, ठीक है, पोटेंशियल है किसका, एनोड का, ठीक है, और यहां पर हम क्या ले रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ले, इस डायरेक्शन। तो हमने देखा कि ये जो ग्राफ है वो पहले तो कुछ ऐसा सा था, ऐसे से बन, तो हमने लिखा उसके हिसाब से क्या, कि जैसे जैसे, समझना, जैसे जैसे हम पोटेंशियल जो है पॉजिटिव प्लेट का बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि करंट की वैल्यू बढ़ रही है, और फिर एक पॉइंट ऐसा आ जाता है यहां पर, ठीक है, जहां पर करंट सैचुरेटेड हो जाता है, मतलब इससे ज्यादा करंट जो है अब वो नहीं हो पा रहा है। अब इसका रीजन भी समझते हैं, बड़ा सिंपल सा यार, कि एक्चुअली में क्या हुआ, एक एग्जांपल लेता हूं। अगर सपोज करो कैथोड जो है वो पर सेकेंड 1000 इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रहा है, ठीक है, लेकिन एनोड का पोटेंशियल इतना नहीं है कि वो सारे के सारे इमीडिएटली उसकी तरफ पहुंच जाए, तो थोड़े थोड़े पहुंच रहे हैं, कुछ पहुंच पा रहे हैं, कुछ नहीं पहुंच पा रहे हैं, यानी करंट जो है वो कम है, ठीक है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो ऐसा आएगा कि पहले अगर 100 पहुंच रहे थे, फिर 200 पहुंचने लगे, फिर 500 पहुंचने लगे, और फिर ऐसी वैल्यू आ गई पोटेंशियल की, जहां पर जब हमने पोटेंशियल अप्लाई किया तो जितने भी इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड प्रोड्यूस कर रहा था, वो सारे के सारे जो है वो पॉजिटिव प्लेट तक पहुंचने लगे। पर सेकंड भी ध्यान में रखना, पर यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या हो गया कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन वो दे रहा था उतने वहां पर पहुंचने लग गए, पर यूनिट टाइम या पर सेकंड। बात समझ में आ रही है? तो आपके पास एक सैचुरेशन वैल्यू आ गई, आपके पास एक मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, बड़ी क्लियर होगी बात ये। अब देखो अगली चीज हमें क्या समझना है इस ग्राफ से, एक और चीज देखो आप, मैंने देखो ग्राफ कहां से बनाया, देखो यहाँ जीरो नहीं है, यानी कि पोटेंशियल जब एनोड का विद रेस्पेक्ट टू कैथोड इक्वल है ना, यानी जीरो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इक्वल है, तो उस केस में भी वी हैव सम अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट ओवर हियर। द रीजन बीइंग सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स they reach by themselves to the positive plate causing some amount of photoelectric, कि कुछ तो वो अपने आप जनरेट कर रहे हैं, अपने आप ही पहुंच रहे हैं, चाहे हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया या नहीं किया, या इक्वल है दोनों का, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल सेम है। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ये जो शो कर रहा है वो ये शो कर रहा है यहां से लेके यहां तक कि जितना भी हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, वो पोटेंशियल डिफरेंस जब दोनों प्लेट्स के बीच में जीरो था, अगर वहां पर पहुंच पा रहे हैं तो वो करंट कंस्टिट्यूट करेंगे, इसलिए यहां पर ये वैल्यू जीरो नहीं आ रही। अब देखो आगे समझते हैं इस चीज को। देखो इसके बाद में एक चीज और मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, वो चीज क्या है भाई, सीधी सी बात है, अगर यहां पर ये करंट जीरो नहीं हुआ तो कहीं तो होगा, ठीक है, वो कहां पर होगा वो अब हम चेक करते हैं। देखो और क्या चीज होती है वो, देखो क्या हो गया कि अब हमने, मेरी बात को समझना, क्या करा कि यहां पर तो हमारे पास करंट जीरो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो भाई हमने क्या किया, हम प्लेट ए को नेगेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी, यानी उसका पोटेंशियल सी से करते हैं कम। तो हमने देखा कि एक्चुअली में ग्राफ पीछे जाके ऐसे एक पॉइंट पे आके कहीं पर मिलता है जहां पर पोटेंशियल जो है वो हमारे पास वीओ आ रहा है, जिसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल? या करंट रुक गया, करंट स्टॉप्स ओवर हियर, ठीक है, या फिर कट ऑफ पोटेंशियल कह सकते हैं, क्योंकि करंट कंटिन्यूटी ऑफ फ्लो ऑफ करंट ड्रॉप्स हियर और कट ऑफ एट दिस पर्टिकुलर वोल्टेज। तो इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला कट ऑफ वोल्टेज और कट ऑफ पोटेंशियल, ये वाली टर्म,
ठीक है, या स्टॉपिंग पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है? तो एक पॉइंट ऐसा आ ही गया हमारे पास, लेकिन वो आया कब? जब हमने प्लेट ए को नेगेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू प्लेट बी। क्लियर होगी बात? तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल का यहां पर मतलब क्या हो गया? स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब यहां पर वो हो गया कि उसने वो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा होगा उसको भी रोक दिया। यानी कि बड़ा सिंपल है कि वर्क डन इन स्टॉपिंग द पोटेंशियल, इन स्टॉपिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विच इज मूविंग विद वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, है ना, वो हमारे पास जिस पोटेंशियल पे होगा वो कट ऑफ पोटेंशियल। वेरी सिंपल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखो अभी इस चीज को आगे थोड़ा सा और भी डिस्कस करेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास, हमने क्या किया कि फ्रीक्वेंसी जो है वो फिक्स कर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी जो वेलोसिटी है अगर जीरो से मैक्सिमम तक जाती है, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स आई वो तो आ गई हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर के। ठीक है, एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब दूसरी चीज समझो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये काइनेटिक एनर्जी को जीरो करने के लिए हमें वर्क डन कितना करना पड़ा? वो करना पड़ा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल पे वो रुका था। जिस पोटेंशियल को अप्लाई करने के बाद वो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से चल रहा था वो भी स्टॉप हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आ जाएगा इसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, हमें क्या मिला कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ गई? ईवी नॉट के इक्वल आ गई। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इन स्टॉपिंग द इलेक्ट्रॉन व्हेन द पोटेंशियल इज इक्वल टू द स्टॉपिंग, एज सिंपल एज दैट। क्लियर होगी बात? तो ये हमें याद रखनी है बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अब जो हमें नेक्स्ट समझना है वो क्या समझना है कि अगर मान लो कि हम क्या करते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस बढ़ा देते हैं, तो उसके बाद में टॉपिंग पोटेंशियल पे और सैचुरेशन करंट पे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है उसको हम देखते हैं और एक ग्राफ ड्रॉ करके आपको ये चीज जो है वो समझाएंगे। ठीक है, कि वो क्या इफेक्ट जो है वो उसके ऊपर पड़ता है। देखो क्या किया मैंने कि अगर सपोज करो मैंने ये एक ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर रहा हूं और हमने ये जो है यहां से एक जो जैसे पहले हमने बनाया था वो सेम ग्राफ जो है वो हमने ये ड्रॉ कर, ठीक है, ये कब था? जब सपोज करो जो इंटेंसिटी है इंसिडेंट रेडिएशन की वो I1, ठीक है, हमने फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करी है, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम। अब हमने क्या किया? हमने इंटेंसिटी बढ़ा दिया। समझ लेना, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब अगेन मोर लाइट इज फॉलिंग, मोर लाइट इज फॉलिंग मींस मोर फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड पर सेकेंड। ठीक है, मोर फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका सैचुरेशन वैल्यू इंक्रीज। लेकिन नुकसान, नुकसान तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए पोटेंशियल चाहेगा इट रिमेन्स द सेम, यानी कि किसी भी केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब द ग्राफ्स विल बी लाइक दिस, if this graph is at intensity I2, if this graph is at intensity I3 with I3 greater than I2 greater than I1, we observe that the value of saturation current increases but the stopping potential remains the same, जिसका रीजन मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस कर दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, क्लियर होगी बात? ठीक है, तो इस तरह से हमें ये याद रखना है। हमें क्या समझ में आ गया? देखो क्या समझ में आ गया, बहुत क्लियर है। हमने बताया काइनेटिक एनर्जी जो है वो ईवी नॉट के इक्वल है और जो पी नॉट है वो क्या आ रहा है? वो इंडिपेंडेंट आ रहा है इंटेंसिटी।
है ना। तो हमारे पास इंटेंसिटी के, ठीक है, इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। दिस इज वन ऑफ द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एफेक्ट। ये हमें याद, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब ये तो याद है ना कि हमने जो जब ग्राफ बनाया था तो इधर हमारे पास क्या था, इधर हमारे पास एनोड पोटेंशियल था, ठीक है, और इधर हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक। और ये भी क्लियर था कि हमारे पास जो ये वैल्यूज थी ये सैचुरेशन करंट है, अलग अलग वैल्यू है ना, सैचुरेशन वैल्यूज है, अलग अलग इंटेंसिटीज की लाइट जब हम उसके ऊपर फॉल कर रहे हैं, राइट। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ क्या बोलना चाहिए, चेंज इन इंटेंसिटी ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है। देखो अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी की। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, क्या उससे क्या फर्क पड़े वो हम देखते हैं। अब देखो इसके लिए हमें क्या समझना है, बड़ी सिंपल सी बात जो यहां पर हमें समझनी है वो ये है कि हमारे पास, ठीक है, हमारे पास अगर सपोज करो कोई भी रेडिएशंस है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी होगी E इज इक्वल टू एच न्यू के इक्वल। अब क्या काम करना है, कह रहा है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ेंगे डाल रहे हैं, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी अगर हम बढ़ा रहे हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि उनकी एनर्जी जो है रेडिएशंस की इंक्रीज, यानी कि ज्यादा इंटेंसिटी या ज्यादा एनर्जी की रेडिएशंस जो है उसके ऊपर इंसिडेंट कर रही है, ठीक है। अगर ज्यादा एनर्जी की रेडिएशंस उसके ऊपर इंसिडेंट कर रही हैं तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमने देखा कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखो जैसे अगर मैं यहां पर ये ग्राफ जो है वो ड्रॉ करूं, ठीक है, समझना इसको, फिर देखेंगे इसके बाद क्या होता है कि अगर हम यहां पर ये ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं तो अगर सपोज करो एक तो वैल्यू ये आई, ठीक है, जहां पर फ्रीक्वेंसी न्यू वन थी, ठीक है, फिर अब हमने क्या लिया, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया तो हमारे पास ये न्यू टू फ्रीक्वेंसी थी, तब ये ग्राफ बना। फिर उसके बाद में क्या किया, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी, ठीक है, और ये न्यू थ्री। तो हमने ये देखा कि न्यू थ्री ग्रेटर देन न्यू टू ग्रेटर देन न्यू वन है ना। जो सैचुरेशन करंट है, सैचुरेशन करंट है वो तो सेम रहता है, लेकिन जो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसकी वैल्यू बदलती रहती, V01 कह लो, V02 कह लो, V03 कह लो। तो आपके पास जो V03 था वो ग्रेटर देन V02 इज ग्रेटर देन V0। जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल भी जो है वो इंक्रीज होता रहता है, ये हमें ध्यान में रखना है। अब देखो इससे हमने सीखना है, देखो यहां से हम क्या ऑब्जर्व करेंगे ये हम समझना है यहां पर कि हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमने देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, यही सीखा ना हमने। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो जरा बड़ा सिंपल है, एक छोटी सी चीज समझा रहा हूं। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या डिपेंड कर रही थी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जो भी एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की थी। तो हम ये कह सकते हैं ना कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। ये भी हमारे पास एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लॉ हो गया। हम कंबाइन भी कर सकते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है लाइट की, बल्कि उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो इन दोनों फैक्ट्स को बना के हम एक लॉ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। क्लियर है।
देखो अब हम क्या करते हैं, अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसके किसके बीच में। अब हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस, ठीक है, और पोटेंशियल, दो चीजों के बीच में, ठीक है। इन दो चीजों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा। तो जब हम ये ग्राफ जो है वो ड्रॉ करेंगे, देखो समझना जरा, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस है, ठीक है, ये ध्यान। तो हम जब ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, देखो ग्राफ कुछ आता है ऐसे, यहां तो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस और यहां पर हम दिखा रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और उसके बीच में ये ग्राफ है। जब हमने ये देखा कि एक लीनियर ग्राफ आता है पर जीरो से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू इस फ्रीक्वेंसी तक तो रहती है बिल्कुल जीरो, यानी कि यहां तक तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा ही नहीं। होगा कब, जब कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी जरूर होगी, इसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसका मतलब पहली चीज तो क्या पता लगी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हमने पहले भी प्रूव कर दिया, ठीक है। और हमें एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है, जहां पर कम से कम जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना शुरू करेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए एक ग्राफ है जो हमें समझना है। इसके बारे में एक और डिटेलिंग बाद में करूंगा, जिसमें हम बताऊंगा कि मैं बताऊंगा कि इसमें हम और क्या क्या इस ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। देखो फाइनली आपने एक और छोटी सी चीज यहां पर समझनी है कि when frequency of incident radiation is more than the threshold frequency the photoelectrons are emitted, okay, instantaneously, ये वर्ड मैं बता रहा हूं, ठीक है, instantaneous, के जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन वो रेडिएशन उसके ऊपर फॉल करेंगे, अगर उसकी एनर्जी, ठीक है, या वर्क फंक्शन से ज्यादा है, या बोलना चाहिए कि उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स इमीडिएटली एमिट होना स्टार्ट कर, और वो रेडिएशन के फॉल होने में और इलेक्ट्रॉन के निकलने में जो टाइम आएगा, ठीक है, वो आपके पास कितना होगा, वो 10⁻⁹ सेकेंड्स के ऑर्डर का होगा, यानी कि इट इज वेरी स्मॉल, यानी कि इट इज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, ठीक है। ये बात आपको याद रखना, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस फिनोमेना, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से हमने ये क्या किया, ये इफेक्ट पढ़ा किसका, फ्रीक्वेंसी का, हमने पढ़ा इफेक्ट पोटेंशियल का, हमने पढ़ा क्या बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो डिपेंड करता है। और जब हम ये करेंगे तो इन सब चीजों को कंबाइन करके हमने बनाए लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जो अभी हम देखेंगे कि वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस क्या होते हैं। बेसिकली अभी तक हमने जो भी पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, उन्हीं को जब हमने एक ही जगह पर लिखा, ठीक है, तो वो बन गए लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। 4 लॉज की कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जो कि बनाते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो एक एक करके उसको समझेंगे कि क्या वो हमारे पास लॉज होते हैं, और हम ऑलरेडी इनको डिस्कस कर चुके हैं, बस सिर्फ एक ही फॉर्मेट में हम उसको लेके आ, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि पहला ये था कि फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। पहले ही बता दिया हमने कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। मोर द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस, मोर विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। दूसरा लॉ हमने क्या पढ़ना है कि फॉर द गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस
there exists a certain minimum cutoff frequency below which the no photoelectrons are emitted, जिसको हमने क्या बोला था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कि बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर जो हमारे पास इंसिडेंट रेडिएशन है उनकी फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर मिनिमम फ्रीक्वेंसी नहीं है, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। ठीक है, above the threshold frequency the maximum kinetic energy of the photoelectrons is directly proportional to the frequency of incident radiation and independent of its intensity, जो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया था ये भी, कि अगर सपोज करो हमारी जो इंसिडेंट रेडिएशन है उनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल है, क्योंकि वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, तो वो ये कहता है कि ये चीजें जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस पे डायरेक्टली डिपेंड करती हैं और इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस के इंडिपेंडेंट। क्लियर है? तो कुछ भी चीज ऐसा नहीं है, हम ऑलरेडी ये सब चीजें डिटेल में करके आए हैं, ये सिर्फ एक जगह पर हम उनको कंपाइल कर रहे हैं एज लॉ। ठीक है, और ये भी हमने बता दिया कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, कि जैसे ही हम रेडिएशंस फॉल कराते हैं मेटल सरफेस के ऊपर, उसी टाइम पे क्या होता है, उसी टाइम पे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स इमीडिएटली एमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो दीज 4 स्टेटमेंट्स आर द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्लियर है? ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में। आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक इक्वेशन के थ्रू बताया और जितने भी लॉज थे उसको इस इक्वेशन के बेसिस पे प्रूव किया कि क्यों वो जो फिनोमिना शो करते हैं वो किस तरह से आपके सामने, या किस तरह से वो प्रूव किए मैथमेटिकली। ठीक है, तो करते हैं बेटा, समझते हैं इसको कि ये कैसे होता है। तो देखो, आइंस्टाइन ने जब ये फिनोमिना समझा तो उसने 2 चीजें बड़ी क्लियर कर दी, कि भाई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से उसने बोला कि लाइट जो है वो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी में ट्रेवल करती है, हर पैकेट को हम क्वांटा या फोटोन कहते हैं, और अगर हमारे पास रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू है, ठीक है, तो उसके साथ एनर्जी जो एसोसिएट होती है वो एच न्यू के बराबर एसोसिएट होती है। एच क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, आइंस्टाइन ने कहा कि बेसिकली जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है तो एक्चुअली में ये काम फोटोन का होता है। फोटोन जिसको हम एक पार्टिकल बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो एक पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड है। तो जब एक फोटोन फॉल करता है मेटल सरफेस के ऊपर, तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है अगर उसकी एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो ये उसने क्लियर कर दिया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो फॉलिंग ऑफ फोटोन एंड देन इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फिनोमिना पे बेस्ड है। 1 फोटोन विल इजेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, ये याद रख। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं इसमें क्या कहा उसने। देखो, आइंस्टाइन ने यहां पर सजेस्ट किया कि अगर कोई भी हमारे पास फोटोन है जिसकी एनर्जी एच न्यू है और उसको हम किसी भी मेटल सरफेस पे फॉल करते हैं, तो वो 2 काम करेगी। क्या 2 काम करेगी? पहला काम तो वो वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी देगी जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो है वहां से एमिट करे। ठीक है, पहला काम क्या करेगा कि इसका एक हिस्सा जो कि वर्क फंक्शन था वो यूज हो गया इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए, लिबरेट करने, और जो एनर्जी बच गई इसके इक्वल थी एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। वो एनर्जी जो है वो यू मिल गई उस एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन को इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स थी, ठीक है, वो किसके इक्वल आ गई? एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन।
बात समझ में आ रही है? ये बड़ा सबसे सिंपल फॉर्मेट हो गया जिसको आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। इसके अगर हम कुछ और फॉर्म्स भी देखें जो आपको क्वेश्चन करने में भी काम आएंगे, ठीक है, और जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा, वो अभी हम देखते हैं कि व्हाट आर द अदर फॉर्म्स ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर है? तो ठीक है, करते हैं व्हाट आर द अदर फॉर्म्स ऑफ द आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। देखो अभी हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स है, ठीक है, वो किसके इक्वल है? एनर्जी ऑफ द रेडिएशंस जो हमने दी है या फोटोन माइनस द वर्क फंक्शन, ठीक है, यही किया हमने। अब आपको ये पता है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर के इक्वल होगी, और आपको ये भी पता है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो ई वी नॉट के इक्वल भी होती है, ये भी हमने प्रूव किया। तो हम क्या कह सकते हैं? एक चीज तो हमारे पास देखो, एक काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, या फिर आ गया ई वी नॉट, और ये आ गया एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। फिर से देखो, अब आप एच न्यू वर्क फंक्शन को आप एच न्यू नॉट भी लिख सकते हो। न्यू नॉट क्या है हमारे पास? न्यू नॉट क्या है? न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आपके पास ये एक चीज आ गई, आप इसको एच न्यू माइनस न्यू नॉट भी लिख सकते हो। अब हमें पता है न्यू जो होता है वो सी बाय लैम्डा के इक्वल होता है ना, तो आप एच सी बाय लैम्डा भी लिख सकते हो, और ये सी बाय लैम्डा नॉट हो जाएगा। लैम्डा नॉट क्या है? लैम्डा नॉट है हमारे पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोल सकते हैं। तो आप इसको क्या कर सकते हो? आप इसको एच ई भी कॉमन ले सकते हो, 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। अब ये जितनी भी रिलेशंस हमारे पास आ रही हैं वो किसी ना किसी फॉर्मेट में यूज हो जाएंगी जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो बात समझ में आ रही है? और इनको याद रखिएगा, हम अभी यूज करेंगे जब आइंस्टाइन ने प्रूव किया, क्या प्रूव किया? लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ दीज इक्वेशन, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है, वो स्पेशली इस रिलेशन से सब कुछ प्रूव हो जाएगा। आपका लेफ्ट हैंड साइड रिमेन्स द सेम, मतलब ये वाले फैक्टर सेम रहेंगे, और हम इनका यूज करके हम इस चीज को कैलकुलेट या इस चीज को प्रूव कर सकते हैं, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस को यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन यूजिंग आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक। कि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से हम कैसे वो लॉज को प्रूव करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि अभी की जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स है वो ईवी नॉट के इक्वल है, वो हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर के इक्वल है, वो एच न्यू माइनस न्यू नॉट के इक्वल है। ये हमारे पास एक फॉर्मेट आ गया आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का, जहां से हम लोग प्रूव करेंगे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वन बाय वन, सारे के सारे, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने बोला कि बेसिकली वन इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन ओनली, ये वाली बात हमने पहले भी डिस्कस कर ली थी, ठीक है। तो अब ये देखो, उसने बोला कि वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विल इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन ओनली। अब अगर सपोज करो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस को बढ़ाते हैं, तो यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस पर सेकंड इंक्रीज करेंगे। इंटेंसिटी का मतलब मोर लाइट, ठीक है, अगर इंटेंसिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है? मोर लाइट इज फॉलिंग। तो अगर मोर लाइट इज फॉलिंग देन मोर फोटॉन्स आर फॉलिंग, सो मोर फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड पर सेकंड, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस, ठीक है। बड़ा क्लियर हो गया? दैट इज बड़ा सिंपल। क्या समझ में आया? कि हमारे पास जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस, ये हमें याद रखना, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ भी था हमारे पास, तो वो जो उसने अपने तरीके से उसको प्रूव कर, ठीक है। अब देखो इसके बाद में क्या है,
देखो दूसरा था कि व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज नेगेटिव, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। देखो समझो जरा ये क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पर कि देखो हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स होती है, ठीक है, वो होती है एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ऑब्वियसली दिस विल बी नेगेटिव इफ क्या हो जाए, न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, है ना। अगर ये वैल्यू छोटी हो जाए, ये बड़ी हो जाए, ठीक है, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। बट प्रॉब्लम क्या है कि काइनेटिक एनर्जी अगर देखो समझा जाए वो हाफ एम वी स्क्वायर होती है, जो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, क्योंकि ना तो मास नेगेटिव होता है ना किसी चीज का स्क्वायर नेगेटिव होता है। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए नेगेटिव वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि अगर फ्रीक्वेंसी है ना नेगेटिव मतलब लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है, तो वहां पर कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। यही हमारे पास वन ऑफ द लॉज था कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड शुड बी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, तो अब क्या होगा, यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास, ठीक है, जो न्यू है वो ग्रेटर देन न्यू नॉट हो गई, है ना, तो उससे क्या पता लगा, जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स है जो कि एच न्यू माइनस न्यू नॉट के इक्वल है, वो हमारे पास पॉजिटिव हो। बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव हो गई तो इसका मतलब दो चीजें समझ लेना आप, क्या क्या, कि हमारे पास एक तो ये वाली बात यहां पर समझ में आ जाती है कि काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि H कांस्टेंट है, क्योंकि न्यू नॉट कांस्टेंट है, तो वो फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली। जो हमने बोला था कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ द जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? दूसरा, उसने हमें क्या पता लगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस, क्योंकि अभी हमने बताया था कि पहले भी प्रूव कर दिया था ना ये वाली बात कि इंटेंसिटी बेसिकली क्या काम करती है, इंटेंसिटी सैचुरेशन करंट को बढ़ाती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल को नहीं बढ़ाती है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ रहा तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो उसके डायरेक्टली पर। क्लियर होगी बात? अब देखो बचती है हमारी लास्ट चीज जो है इंस्टेंटेनियस प्रोसेस वाली। तो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस में आइंस्टाइन ने बड़ा सिंपल सा ये बोला कि जब एक फोटोन जो है एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो वो एक इलास्टिक कोलिजन होगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, नो लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। तो जितनी भी एनर्जी हमने वहां पर फॉल करी थी, ठीक है, उसमें से वर्क फंक्शन माइनस कर दो जिससे एमिट हो गया, बाकी उसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल गई और इमीडिएटली मिल गई, क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी के लिए तो वहां पर कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये एक कैसा फिनोमेना है, इंस्टेंटेनियस फिनोमेना है। पहले भी बताया था कि इसका जो टाइम लैग होता है बिटवीन फॉलिंग ऑफ फोटोन एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस, ठीक है, विच कम्स आउट टू बी 10 रेज टू पावर माइनस 9, 10 रेज टू पावर है ये, 10 रेज टू पावर माइनस 9। बात क्लियर हो गई? तो इस तरह से ये 4 लॉज आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन कर दिए अपने हाइपोथेसिस पे और अपने इक्वेशन के ऊपर बेस्ड। क्लियर है?